अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। चेयरमैन पीटीआई जब से हुकूमत से बेदखल हुए हैं वो मैं ना मानू की पॉलिसी पर गामजन है। उन्हें हर सूरत में इक्तदार में वापसी चाहिए, जिसके लिए वो अब हर हरबा आजमा चुके हैं। उनका खास मकसद के लिए बनाए जाने वाला मज़ामती बयानिया अवाम में गैर मकबूल हो चुका, जिसके बाद उन्होंने तमाम मज़ामती बयानिया और इल्ज़ामात को एक एक करके खुद ही वापस ले लिया। उनका हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए निकाला जाने वाला लॉन्ग मार्च बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद वो और उनकी पार्टी के दूसरे रहनुमा डैमेज कंट्रोल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खुद इमरान खान मज़ामत के बाद मफामती पॉलिसी अपनाए हुए हैं, लेकिन ये मफामत सियासी लोगों और जमातों की बजाय अब भी आलमी और मकामी इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक ही है कि जैसे वो एक बार फिर किसी गैबी मदद बेसाखियों की फरामी के ख्वाह हूँ। आज इमरान खान ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। इमरान खान ने मुबारकबाद के लिए की जाने वाली ट्वीट में उम्मीद जाहिर की कि नई अस्करी क़यादत कौम और रियासत के बाबैन गुज़श्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की सबील करेगी। इमरान खान ने फौज से मुताल्लिक़ कायदे-ए-आज़म का फरमान भी ट्वीट किया, जिसमें कायदे-ए-आज़म ने फौज से कहा था कि ये ना भूलिए, आप लोग जो मुसल्लह अफवाज में हैं अवाम के खादिम हैं। कौमी पॉलिसी आप लोग नहीं बनाते, ये हम शहरी लोग हैं जो इन मामलात का फैसला करते हैं और आपका फ़र्ज़ है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाए उसे पूरा करें। लेकिन इमरान खान आज भी अपनी ट्वीट में एक बड़ा ब्लंडर कर गए। उन्होंने कायदे-ए-आज़म के खिताब की गलत तारीख लिखी। चेयरमैन पीटीआई ने कायदे-ए-आज़म के 14 जून 1948 के खिताब को 14 अगस्त 1947 का खिताब करार दिया, जबकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खिताब 14 जून 1948 को आर्मी स्टाफ कॉलेज में किया था। इमरान खान की इस ट्वीट पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इस ट्वीट को प्रेशराइज करने के लिए एक हरबे के तौर पर देखा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें अफसरान के साथ मिलकर साजिश करते वक्त कायदे-ए-आज़म का फरमान याद नहीं आया। ट्विटर पर जारी बयान में उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के फौज से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती, जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, इन अफसरान को मुतनाज़ बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। एक दूसरी ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि आपकी याददाश्त महदूद है लेकिन लोगों की नहीं। आप इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अनासर से साजबाज करते हैं, वो आपको पालते और खिलाते हैं। अब आप उनसे गैर आइनी मुदाखलत की भीख मांगते हैं और जब इससे इनकार किया जाता है तो आप उन्हें गद्दार करार दे देते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से इमरान खान की ट्वीट पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान कायदे-ए-आज़म के फरमान को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हवाला देते हुए कहा कि क्या कायदे-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि किसी आर्मी चीफ को बंद कमरे में बिठाकर ताहयात तौसीह की ऑफर दी जाए। मरियम ने कहा कि क्या कायदे-ए-आज़म ने यह भी कहा था कि 3 कैरेट की नहीं 5 कैरेट की अंगूठी सलामी में देनी है। क्या कायदे-ए-आज़म ने यह भी फरमाया था कि अपनी तकरीर में ज़रा इस्लामी टच दिया जाए। कायदे-ए-आज़म का फरमान है तो कायदे-ए-आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दें। क्या कायदे-ए-आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है। क्या कायदे-ए-आज़म का ये फरमान था कि आप नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं। क्या कायदे-ए-आज़म का ये फरमान था कि अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासत में इस्लामिक टच दें। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस से खिताब करते हुए बड़ा धुआंधार खिताब किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब से पाक फौज ए पॉलिटिकल हुई है, उन्होंने ये तय किया है कि उन्होंने सियासी रोल प्ले नहीं करना है। तब से जो सिलेक्टेड सियासतदान हैं खासे परेशान हो गए हैं। ना सिर्फ ये कि उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की, बल्कि उनके इस्तीफे देने के फैसले पर भी अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़े किया। बिलावल भुट्टो जरदारी इस मौके पर क्या कैसे रिस्पॉन्ड किया, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, आज के बाद हम मुतनाज़ा नहीं आईनी काम करेंगे, आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए, सारे कठपुतलियां परेशान हुए कि अगर ये लोग गैर सियासी हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, आईनी किरदार अदा करेंगे, तो हम जैसे सिलेक्टेड सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे।
जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने पर आज इमरान खान उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। उनसे उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि वो मुकम्मल ईमानदारी से अपने फराइज सरअंजाम देंगे। सियासत में मुदाखलत ना करने का कहा जा रहा है, लेकिन सैयद जनरल आसिम मुनीर को आपने अपने दौरे हुकूमत में ईमानदारी से ड्यूटी सरअंजाम देने की सजा दी और उन्हें DGI-SI के ओहदे से हटा दिया, जिसका एतराफ़ खुद इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वोडा कर रहे हैं। इनका एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि जनरल आसिम मुनीर को हमारी हुकूमत में DGI-SI के ओहदे नाजायज़ तरीके से उन्हें उस ओहदे से हटाया गया क्योंकि उन्होंने दयानतदारी नेक नियत से हर काम किया, लेकिन हमारी हुकूमत ने उनके पीछे फील्डिंग लगाई हुई थी। पूरी कोशिश की कि उनका नाम समरी में ना आए। इमरान खान हुकूमत के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने ईमानदारी से अच्छे काम किए तो उनको ओहदे से हटाया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी और आज आर्मी चीफ बन गए। फैसल वोडा ने इस हवाले से क्या कहा? इमरान खान एक बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर के कुछ और ही ख्यालात हैं। उनकी नज़र में आर्मी चीफ को ये बिल्कुल राय नहीं देनी चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए इस बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत है। एक जानिब अब मुल्की इस्टेब्लिशमेंट से बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब आलमी इस्टेब्लिशमेंट से भी तल्ख मामलात को सुधारने की कोशिश की जा रही है। तो साइफर बयानी से यूटर्न को पहले और बाद में पार्टी के रहनुमा अमेरिका से ताल्लुकात की कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन इनमें तेजी रवा हफ्ते देखी गई जब फवाद चौधरी ने यके बाद दीगरे अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 2 मुलाकातें की और मीडिया की जानिब से पूछने से इन मुलाकातों को मामूल की मुलाकातें करार दिया। आज फवाद चौधरी अमेरिका के सफीर से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनकी जमात के चेयरमैन 8 माह तक अवाम को यही बताते रहे कि अमेरिका पाकिस्तानियों के साथ गुलामों जैसा सलूक करता है। उनके नज़दीक हकीकी आज़ादी की जंग भी उन्हीं के खिलाफ थी, लेकिन अब अमेरिका से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। जैसे मालूम हो कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर दोबारा इक़्तिदार में आना मुमकिन नहीं है। साइफर का मामला वाहिद नहीं जिस पर इमरान खान ने यूटर्न लिया हो, वो तकरीबन अपने हर बयान से एक एक करके यूटर्न ले चुके हैं। इमरान खान के माजी के यूटर्न्स देखते हुए सवाल तो ये है कि क्या वो असम्बलियों से इस्तीफों के मामले पर भी यूटर्न लेने वाले हैं? इमरान खान और उनकी जमात के बाकी अरकान मुल्क में जल्द इंतखाबात के ख़्वाह हैं और आखिरी हरबे के तौर पर सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। फवाद चौधरी तो जनरल इलेक्शन के लिए इतने बेताब है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन मार्च के महीने में ही हो जाए। उन्होंने एक बयान में बताया कि तहरीक इंसाफ रमज़ान से पहले यानी 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है, वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब PTI को अंदरूनी तौर पर भी इस फैसले पर तनकीद का सामना है और इत्तलात हैं कि अरकान की अक्सरियत इस फैसले के हक़ में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही यूँ तो कह चुके हैं कि वो इमरान खान की हिदायत पर 1 मिनट में असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन पसे पर्दा भी वो नहीं चाहते कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील हों। और इस बात का इशारा गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से परवेज़ इलाही की तयशुदा मुलाकात के मनसूख होने से मिलता है। हालांकि वज़ीर आला रावलपिंडी में फ़ौज की कमान की तब्दीली की तकरीब में मुख्तसर तौर पर शिरकत के बाद दोपहर को शहर वापस आ गए थे। वज़ीर आला से मुलाकात की बजाय इमरान खान पंजाब असम्बली के स्पीकर सत्यान खान से मिलने गए, जिसने इन कयास आराइयों को जन्म दिया कि वज़ीर आला की तरफ से इमरान खान के लिए पैगाम लेकर गए थे कि तहम्मुल से काम लें और सूबाई असम्बली की तहलील में जल्दबाजी से काम ना लें। दूसरी जानिब हुकूमत और उनके इत्तेहादी भी इमरान खान की इस जो मुमकिन स्ट्रैटेजी है उसको नाकाम बनाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने की ठान चुके हैं। पंजाब में अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI के नाराज़ अरकान असम्बली के साथ राब्ते कायम करने पर इत्तफाक किया ताकि पंजाब असम्बली की तहलील के हुक्मरान जमात के इक़दाम को रोका जा सके। अब तक हुक्मरान जमात की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है, क्या स्ट्रैटेजी वज़ा की गई है, क्या हिकमत अमली है कि डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़ को रोके, इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा और मुशीर वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, ये असम्बलियों की डिसोल्यूशन पर भी मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है। गुज़श्ता रोज़ से खबर गर्दिश कर रही है और वो खबर ये है कि 26 नवंबर से पहले इमरान खान ने फेस सेविंग के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया। इस खबर में किस हद तक सदाकत है? लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास इसके बारे में कोई खबर नहीं है। अच्छा सर, ये जो असम्बलीज डिज़ोल्व करने का मामला है जिस पे इमरान खान साहब की अपने पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, कानूनी टीम से मुशावरत हो रही है, दूसरी तरफ यकीनन आप भी मुलाकातें कर रहे हैं, सोच विचार आपके कैंप में भी जारी है। व्हाट हैव यू डिसाइडेड सो फार कि अगर असम्बलीज डिज़ोल्व होती हैं या डिज़ोल्व होने से पहले डिज़ोल्व होने से रोकना कैसे है सर? देखिए, हिकमत अमली मीडिया के साथ शेयर तो नहीं की जा सकती ना, वो तो बाद में हो सकती है। अभी तो जो कुछ है सारा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जितना है वो आपके साथ शेयर करूंगा, फिर तो काम खत्म हो गया। नहीं, लेकिन ऐसी मख्फी हिकमत अमली क्या हो सकती है सर? वो अवेलेबल ऑप्शंस ही एक्सरसाइज करेंगे ना जो अवेलेबल है। कि आपसे शेयर कर दूं तो बख्शी ना रही ना। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऑन द फेस ऑफ इट या तो आप गवर्नर राज लगा सकते हैं, या आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, या फिर आप एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? ये बताइए, इसके अलावा भी किसी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं आप? देखिए, इसके और भी कई लीगल ऑप्शन हो सकते हैं। ये तो आप तो कुछ चीजों का जिक्र फरमा रहे हैं, और भी कई ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं।
इसके कई सारे अदालती रंग हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी उसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक, यानी इस मामले को अदालत में ले जाने का इरादा भी रखते हैं। और इससे पहले क्योंकि पंजाब असम्बली का मामला अदालत में रहा है, इससे पहले जो स्पीकर का इंतखाब हुआ, इवन वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, ये भी खासा मुतनाज़ हो गया, ऑलरेडी अदालत में है। आप समझते हैं कि उसको परसू करना चाहिए और उसमें से कुछ निकलेगा? मैंने अर्ज़ किया, हम कुछ इरादा अभी नहीं रखते। मैं अभी आपके साथ कोई इस मौजू पे बात अगर करूंगा तो वो मफरूदे पे बात होगी और आप की रिपोर्टिंग में वो मेरे नाम से चल जाएगी कि उसने ये कहा कि हम ये करेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा कायरा साहब, एक खबर और भी है ना कि कल यानी 1 दिसंबर को 2 ऑप्शंस इकट्ठे इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें गवर्नर एतमाद का वोट लेने का भी कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और उसके साथ तहरीक अदम एतमाद, यानी अगर वो फेल होता है तो फिर इकट्ठे ही तहरीक अदम एतमाद भी, यानी बैक टू बैक ये दोनों ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या इस खबर में कोई सदाकत है? मेरी सॉरी, आपकी बहुत सारे सवालों के जवाब में मैं ना कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसी कोई खबर है नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि मैं इसकी तस्दीक कर सकूँ। कायरा साहब, क्योंकि अब ये कोई मेरा ख्याल है दिनों की बात नहीं, चंद घंटों की लग रही है। जुमे हफ्ते तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि यकीनन, चलिए आप ना बताइए, लेकिन मैच्योर तो हो गया होगा कि करना क्या है, या अभी सोच विचार जारी है? मैं लाहौर में हूँ नहीं, और जो टीम इस पे काम कर रही है मैं उसके साथ मुशावरत में नहीं हूँ, लिहाजा मैं इसके बारे में कुछ हतमी बात कह नहीं सकता। आपके फरमा रहे मुझसे तो मेरी राय पूछे तो मैं ले सकता हूँ, आप मुझसे इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं और इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। आपकी राय क्या है सर? मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटीज में से है, बिल्कुल ऐसा है। ऐसा अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा सकती है, ये पॉसिबल है। और ऑप्शन क्या इस्तेमाल हो सकते हैं? हुकूमत अगर देखिए ना, हमने कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से जो लीगल और कानूनी और आईनी तरीका हो, हम ये हुकूमत पंजाब की हुकूमत को असेंबली डिसॉल्व करने से रोके और KPK की हुकूमत को भी रोके। नहीं रोक पाएंगे तो फर्ज करें वो कामयाब हो जाते हैं, जो कि नहीं होंगे इंशाल्लाह। अगर वो हो भी जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली इलेक्शन हो जाएगा, हम इलेक्शन निकल जाएगा। और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं कायरा साहब, तो इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत तो है, पॉपुलर लीडर तो वो हैं, तो आपको क्या लगता है इलेक्शंस के अंदर, और वो फिर ऑपोजिशन में भी है, ऑपोजिशन कर भी रहे हैं, जलसे किए भी हैं उन्होंने, इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी है, इसका फायदा नहीं होगा इमरान खान साहब? जब हम जलसे करने जाएंगे तो हम भी बताएंगे कि हम कितने पॉपुलर और वो कितने पॉपुलर हैं। अभी तो क्योंकि वो जलसे कर रहे थे, हम हुकूमत कर रहे थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे और हमारे कैंडिडेट उनके सामने थे। और जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी है, वो 30-40 लाख लोग लाने का कह रहे थे, जितने लाख का दावा करते थे उतने हजार नहीं ला सके, ये आपके भी इल्म में है। और कश्मीर के अंदर होने वाले बल्दियाती इंतखाब का जो पहला मरहला था, उसका रिजल्ट भी आप देख चुके हैं कि क्या निकला है। लिहाजा आप खूब जानते हैं कि उनकी हिकमत अमली क्या है और उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह आपको बताएं। अरे साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आपके पास क्योंकि हुकूमत है और हुकूमत के ऊपर परफॉर्मेंस का, डिलीवरेंस का, गवर्नेंस का बोझ होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए 17 जुलाई वाले, उसके अंदर भी जो नताइज है वो आपने देख लिए, उसमें भी इमरान खान को खासा फ़ायदा हुआ। तो इन 2 पैरामीटर्स पर तो ये देखा जा सकता है अगर इसका तसलसल आगे बढ़ता है तो इमरान खान को ही फ़ायदा होगा। देखिए, खान साहब की बहुत सारी चीज़ें कौम पे यहाँ भी हो गई। खान साहब की फौज और बाकियों से लड़ाइयाँ भी सामने खुल के आ गई और खान साहब के यू टर्न भी सामने आ गए, उनके दावे भी आ गए। मैंने अर्ज किया ना कि खान साहब की पॉपुलैरिटी उनको गेज करनी पड़ेगी। अपने जो उनके लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए कश्मीर में, जहाँ की हुकूमत है, तो वो भी उनके सामने है। और पंजाब के अंदर जब वो हुकूमत में थे, वो हार रहे थे इन इलेक्शन में जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, जहां हर जगह पे सिर्फ इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट थे। वो इलेक्शन वो जीते हैं, जहां पे वो नहीं थे वहां 20-22 हजार से हार गए। जब कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट मुकाबले होंगे तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। कायरा साहब, सवाल तो एक और भी है कि 64% नशस्तों के ऊपर इंतखाब होगा अगर असेंबलीज डिसॉल्व होती है और इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, फिर यकीनन उसके अंदर एक खासी रकम भी इन्वॉल्व है जो इन इलेक्शंस को कराने के लिए लगेगी। मईशत का हाल आपके सामने है, क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है?
आप भी उनके प्रोपेगेंडे में आ गए हैं यार। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर। पहले आपको तज्जिया करना चाहिए कि कितनी सीटें हैं जहाँ पे इलेक्शन होने हैं। अगर उन्होंने दोनों असेंबलियां डिसॉल्व की तो दोनों असेंबलियों के इलेक्शन होंगे। सीटें देते हैं तो और सूरत है। जहाँ तक स्पेशल सीटें हैं खवातीन की और टेक्नोक्रेट की या माइनॉरिटीज की, उन सीटों पे तो इलेक्शन नहीं होने ना। हल्कों के इलेक्शन है वो इतने नहीं है जितने फवाद चौधरी आपको गिन के बताते हैं। चलिए खैर, कायरे साहब उनका तयन भी इन इलेक्शंस के नताइज पर ही होगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इलेक्शंस का मुतामिल हो सकता है मुल्क। आप समझते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। अब खान साहब को कौन समझाए। ठीक, तो आने वाले दिनों में आपकी राय क्या है? मैं इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा, आपको लग रहा है कि असेंबलीज डिसॉल्व होगी, इलेक्शंस होंगे, या आपको लगता है कि इससे रोक लिया जाएगा? उससे पहले आपकी तैयारी इतनी भरपूर है? ये इंशाल्लाह हम इसको रोकेंगे और हम इनको असेंबली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मुशीर वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कोयटा आज लहू लहू है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई है। इस सारे मामले पर बात के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। अफगानिस्तान में अमेरिका के इनखला के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान में अमन की सूरत हाल में बेहतरी आएगी, लेकिन तालिबान की हुकूमत कायम होते ही पाकिस्तान को टीटीपी की सूरत में एक नए बहरान का सामना करना पड़ा। तहरीक तालिबान के साथ बामकसद मुज़ाकरात और जंग बंदी की कई संजीदा कोशिशें की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। गुज़श्ता 4 महीनों से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जंग बंदी का एलानिया मुआहिदा मौजूद था, लेकिन कल तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहिदे को एकतरफा तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया गया और दोबारा से हमलों का ऐलान भी हुआ, जिसके बाद आज सुबह कोयटा के करीब बलीली में तहरीक तालिबान की जानिब से बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के ट्रक को खुदकुश हमले के जरिए निशाना बनाया गया। खुदकुश धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद एहलकार और शहरी जख्मी हुए हैं। निशाना बनाए जाने वाले ट्रक में बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के एहलकार सवार थे। सदादे पोलियो टीम की ड्यूटी के लिए जा रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डीआईजी ऑपरेशंस असफर मैसर ने इस बात को कंफर्म किया है कि धमाका खुदकुश था, जिसमें 25 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। एक पुलिस का जवान शहीद है, जो ट्रक टॉपल होने की वजह से जब गिरा है तो वो जवान उसके नीचे आया है। इसके अलावा एक सिविलियन जो है उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल पहुंची है, बाकी तमाम इंजर्ड हैं। पुलिस के तकरीबन 20 के लगभग एहलकार जो है वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 सीरियस हैं और बाकी जो है उनको चोटें जो है वो कम है, क्योंकि ट्रक टॉपल हुआ है उसकी वजह से उनको चोटें आई हैं। ये पोलियो ड्यूटी के लिए ट्रक जा रहा था और सिक्योरिटी तो देखें, थ्रेट्स तो हर वक्त है और बिल्कुल, लेकिन ड्यूटी है एक, वो भी एक नेशनल कॉज है। 20 से 25 किलोग्राम तो इसमें मिनिमम जो है वो हम जो देख रहे हैं जो क्राइम सीन को, कि जैसे ने ट्रक को टॉपल किया है तो वो प्रॉबली इतनी उसकी जो है वो क्वांटिटी होगी। इस धमाके की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत सियासी और अस्करी हलकों की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। कल ही तहरीक तालिबान की जानिब से पाकिस्तान में ऐलान किया गया था। ठीक इसी वक्त केपी की हुकूमत के वज़ीर इत्तलात एक तकरीब से इन जंगजुओं के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए और अगर बाद में अस्करियत पसंद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करे तो भरपूर जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा था कि मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात एक बेहतर रास्ता है। वज़ीर इत्तलात मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो वो क्या करें। वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ आज तक ये बताने से भी कासिर हैं कि मुज़ाकरात किन शराइत पर हो रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि केपी की हुकूमत इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, तो कभी ये कहते हैं कि वो एक मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर के तौर पर मुज़ाकरात में शरीक है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में जंग बंदी का ऐलान किया जब पाकिस्तान में सियासी बहरान जारी है। मतलब वो जो जंग बंदी जारी थी, जो सीज़ फायर था, उस माहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है, जंग बंदी का खात्मा हुआ है। पाकिस्तान पहले एक बहरान से 2-4 है, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज की कमान में भी तब्दीली आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों की जानिब से तहरीक तालिबान की जानिब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया गया और उनसे मुज़ाकरात नहीं किए गए। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात गुज़श्ता बरस अगस्त में अफगान तालिबान के काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद शुरू हुए थे और ये सिलसिला चलता रहा। इसके बाद रवा साल जून में कबायली मुशीरात और कबायली इजला से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान असम्बली पर मुश्तमिल जरगा टीटीपी के साथ बातचीत के लिए काबुल गया था, जिसकी तस्दीक टीटीपी और अफगान तालिबान ने भी की थी। इसके बाद बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की सरबराही में भी एक नुमाइंदा वफ़द टीटीपी से मुलाकात के लिए काबुल पहुंचा था, जिसके हवाले से तर्जुमान केपी की हुकूमत ने उस वक्त बताया था कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई है, लेकिन बाद में
उमर खालिद खुरासानी की हलाकत के बाद ये मुज़ाकरात रुक गए। इसके बाद जिला सवात में तालिबान की दोबारा वापसी और तालिबान की जानिब से एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को यरगमाल बनाने पर भी शदीद तनकीद की गई थी, जिसके खिलाफ सवात समेत सूबे भर में अवामी मुजाहरे किए गए। अवाम के अंदर अब इन तालिबान के लिए गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अमन और मुज़ाकरात की आड़ में मुल्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ की है। ये हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो दोबारा इस किस्म के मुज़ाकरात का आगाज़ करें, क्योंकि अब अवाम की जानिब से बहुत शिद्दत से रद्देमल सामने आए गए। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और माहिर अफगान उमूर ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताहिर खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कोयटा में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से ये दहशतगर्दाना कार्रवाई, ये किसके लिए और क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में TTP ने, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब उन्होंने, बल्कि कल दोबारा अपने लोगों से हम लोगों का कहा है, तो एक लिहाज से उन्होंने जो ख़ुद 1 जून को फायरबंदी का ऐलान किया था उसको ख़त्म कर दिया है। और मेरे ख़्याल में वो साबित करना चाहते हैं इसी हमले से कि वो मौजूद है। इसमें थोड़ा सा और भी एक पहलू है कि TTP का तो जो मेन फोकस है कलअदम TTP का, वो खैबर पख्तूनख्वा और जो ज़म कबायली इलाके हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उनका ये हमला जो है ये थोड़ा सा चैलेंज भी है सिक्योरिटी इदारों के लिए, पुलिस के लिए। तो इसी से मेरे ख़्याल में, चूँकि उन्होंने एक ऐलान किया था और उसी ऐलान को शायद वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो एक साफ टारगेट था। पोलियो के लिए लोग जा रहे थे पुलिस, और उसको निशाना बनाया गया है। तो एक सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ेंगी। और अब अगर उन्होंने ऐलान कर ही दिया है कि वो हमले दोबारा शुरू करेंगे, तो हमारे इदारों को भी, पुलिस को भी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो अभी दोबारा एक इमर्जिंग जो एक वो है ख़तरनाक सूरत हाल मुमकिन है कि बन जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो ताहिर खान साहब, अगर इसको जंग बंदी का बाज़ाब्ता ऐलान समझा जाए तो फिर समझा जाए कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने का नतीजा है या मुज़ाकरात की नाकामी? मुज़ाकरात की अभी तक तो एक बाज़ाब्ता ख़ात्मे का किसी भी साइड ने ऐलान नहीं किया, लेकिन अमली तौर पे तो मुअत्तल है। आखिरी जो नशिस्त हुई थी, जो जिरगा गया था पश्तून खैबर पख्तूनख्वा से, वो 29 और 30 जुलाई को इनका आखिरी नशिस्त काबुल में हुई थी, और उसके बाद अभी तक कोई नशिस्त नहीं हुई है। बाद में जब 31 जुलाई को वहाँ हमला हुआ ड्रोन का अमेरिका का, जिसमें अलकायदा के सरबराह अमेरिका ने कहा कि उनको मारा गया है, उसके बाद थोड़ी सी पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान एक बदएतमादी सी पैदा हो गई थी। तालिबान के जो दिफा के वज़ीर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि यहाँ से जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी जो एक बदएतमादी पैदा हो गई है, वो भी किसी हद तक। और फिर उसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात पिछली हुकूमत में शुरू हो गए थे, और जब उस वक्त ISI के चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, उसी के दौर में शुरू हुए थे। और फिर बाद में जब कोर कमांडर थे, जिरगा भी वही बेचते थे, ऑफिशियल भी वही बेचते थे। उसका भी थोड़ा सा एक, हालांकि फैसला जो है फ़र्द का नहीं होता, फैसला तो इदारों का होता है। देखिए, अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से शराइत बड़ी कड़ी हैं और पाकिस्तान का मानना, उसका मान लेना जो है वो शायद ये यकीनी दिखाई नहीं दे रहा, और यही डेडलॉक है शराइत को लेकर ही, तो फिर हमने तो पहले भी भुगता है। मायदा स्वात का नतीजा भी यही निकला था, जिसके बाद हमें बारकैफ ऑपरेशन ही करना पड़ा था। तो ये समझा जाए कि मुज़ाकरात कोई हल नहीं है, ये मामला मुज़ाकरात के जरिए से हल नहीं होगा और अल्टीमेटली ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी, हमारी सिविलियन लोगों ने भी। और अगर मुज़ाकरात के लिए टाइम देके फिर इनको रीगैदर करने का मौका दिया जाए, या फिर स्ट्रांग होकर फिर अटैक करें जैसे कहा जा रहा है, तो इसमें हमारे लिए तो कोई अच्छी शुरीद नहीं है किसी लिहाज से। तो वो रीगैदर जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो तो हो गए हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर वो बलूचिस्तान में करते हैं, क्वेटा के करीब करते हैं धमाका हमला, तो उससे भी आप जाहिर होता है कि उन्होंने अपना थोड़ा सा, ये जो मुज़ाकरात 18 महीने होते रहे हैं, इस दौरान मेरी नज़र में TTP ने किसी हद तक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि माजी की तरह उनका कोई कंट्रोल है कुछ इलाकों में और ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन किसी हद तक उन्होंने अपना निज़ाम दोबारा बहाल किया है। तो अगर अफ़गान तालिबान, जिसका वादा है, कतर मुआहदे में भी वादा है, उनके हर बयान में भी वादा होता है कि वो ज़मीन को, सरजमीन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन उनके बातों पे शायद लोग यकीन ना करें, क्योंकि वो कहते हैं अलकायदा भी नहीं है। जब अमेरिका ने ड्रोन हमला किया 31 जुलाई को काबुल में, तो अलकायदा के सरबराह वहाँ पर उनको मारे गए हैं।
तो हमारे लिए ये भी चैलेंज बहुत बढ़ गया है कि टीटीपी को अब वो खतरा नहीं रहा। वो तो ताहिर खान साहब, हमारे लिए तो ये किसी भी तरह से खुशाइद या हौसला अफजा बात नहीं है कि वो उनका नेटवर्क फिर से बहाल हुआ है, और जैसे आपने कहा कि एक शख्स का काम नहीं है बल्कि एक नेटवर्क मौजूद है और रीगैदर भी कर चुके हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये भी तय हुआ था कि अफगानिस्तान से कोई भी मुसल्ला शख्स यहाँ पर नहीं आएगा और मुसल्ला लोगों को नहीं भेजा जाएगा। फिर इसका मतलब ये कि इन्फिल्ट्रेशन तो हुई है। तो आपकी मालूमात क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है? क्योंकि हमने देखा स्वात के अंदर एक मुजाहरा भी हुआ था, उस वक्त भी आप हमारे प्रोग्राम में थे, उस पर आपने अपना कमेंट दिया था, लोगों के साथ जो है उनको एंगेज भी किया गया था। लेकिन अब ये कोई भत्ताखोरी का वाकया नहीं है, ये गवा बराए तावान का वाकया नहीं है। अगर खुद कुछ बमबार अटैक्स करना शुरू कर देंगे तो कितनी बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं वो, और कहां कहां जो है वो इस वक्त खदशात मौजूद है? तादाद तो मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि कुछ न कुछ लोग तो उनके मौजूद थे। सारे तो अफगानिस्तान नहीं गए थे, लीडरशिप गई, उसके सेकंड टायर लीडरशिप गई होगी और उनके हार्डकोर मिलिटेंट्स गए होंगे जो कुछ जेलों में भी थे, बाद में रिहा हो गए। गुज़िश्ता साल अगस्त में जब जेलों पे हमले किए गए तो उसमें तकरीबन 2000 टीटीपी के लोग रिहा कराए थे अफगान तालिबान ने। तो एक लिहाज से तादाद का तो नहीं पता, लेकिन कुछ लोग आ गए थे। और ये जो मुज़ाकरात में यही नुक्ता था टीटीपी की वापसी का, लेकिन उस पर मुआहदा नहीं हुआ था। लेकिन मेरे ख्याल में जो सवात में टीटीपी के लोग आ गए थे वो एक मुफाहमत, जो मेरी मालूमात है, एक मुफाहमत की बुनियाद पे आ गए थे, लेकिन इस पोजीशन में नहीं लाए गए थे कि आप असलहा भी साथ लाए। यही तो नुक्ता था कि आप बगैर असलहे के अगर अपने घरों में आराम सुकून के लिए जा सकते हैं तो कुछ लोगों को आने दिया गया था। क्योंकि देखो ना, अफगानिस्तान से सवात में लोग आसान से नहीं आ सकते कि बॉर्डर नहीं है, दीर पे दाखिल होना, दीर से फिर सवात आना, और फिर आसान तो नहीं होता कि आप हेलीकॉप्टर में आकर वहाँ पर आपको ड्रॉप किया गया है, आपने बाई रोड आना है या किसी जगह से आपको अलाउ किया गया था। लेकिन उससे फिर गलत फ़ायदा उठाया गया क्योंकि मुसल्ला भी आ गए थे, लोगों को भी गिरफ्तार किया था और फिर हमले भी शुरू कर दिए थे। तो वो जो मुफाहमत थी वो मेरे ख्याल में वो काउंटर प्रोडक्टिव जिसको कहते हैं वो साबित हो गई है। तो बहरहाल अब तो चैलेंज है और मुज़ाकरात भी मुअत्तल है। और मेरा नहीं ख्याल, बिलावल भुट्टो का बयान आपने चंद दिन पहले पढ़ा होगा, उसने ये कहा था कि रिव्यू करना चाहिए टीटीपी के हवाले से पॉलिसी। तो उसका यही मतलब था कि आप शायद वो मुज़ाकरात वाला सिलसिला को छोड़ दे और फोर्स इस्तेमाल की जाए। लेकिन फोर्स आप किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? आपने ऑपरेशन की बात की है, अब तो उनका कोई इलाके में कंट्रोल है नहीं कि आप जाकर के सवात में या वजीरिस्तान में या बाजवड़ में या किसी और जगह पे, वो तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में तो आप टारगेट नहीं कर सकते, वो तो दूसरा मुल्क है। तो लिहाजा सिक्योरिटी चैलेंज हमारे बन गए। लेकिन मुज़ाकरात तो होने हैं, किसी वक्त भी होने हैं, क्योंकि अगर मजीद 5 साल लड़ाई हो तो फिर भी एक स्टेज तो आएगा ना, क्योंकि टीटीपी अब उस पोजीशन में नहीं है कि आप उसको अफगानिस्तान जाकर के सबको खत्म करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस का जिक्र करेंगे, जिसके सिलसिले में मुल्क भर में इनेकाद किया गया। बिलावल भुट्टो ने धुआंधार खिताब किया है और नौजवान क़यादत की जानिब से क्या पैगाम दिया गया है, जरा आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। 30 नवंबर को शहीद वतन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम के लिए और अवाम को उनके हुकूक दिलाने के लिए पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। लाहौर में 55 साल कबल जिस कमरे में पार्टी की बुनियाद रखी गई, वो पार्टी अब चारों सूबों की जंजीर बनकर तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुकी है। अगर ये कहा जाए तो भी दुरुस्त होगा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही एक खूबसूरत तब्दीली थी। उस वक्त के हुक्मरानों से नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान के नारे पर पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा। मेहनतकश मजदूरों, किसानों, तालिब इल्मों को पहली बार ये जानने को मिला कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, आमरीयत नहीं। जमहूरियत हमारी सियासत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शऊर की ऐसी शमा को रोशन किया कि आवाम को नाइंसाफियों के खिलाफ जबान मिल गई। देखते ही देखते पीपल्स पार्टी ने अपनी जड़ें अवाम में इस कदर मजबूत की कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार और रिवायत की अमीन बन गई। इस्लामी दुनिया को पहली खातून वज़ीर आज़म दी। भुट्टो ख़ानदान का नाम तारीख में अमर किया। सियासी बागडोर अवामी हाथों में देने की भुट्टो ख़ानदान ने हर दौर में एक कीमत अदा की। तारीख गवाह है कि हर बार पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा ताकत के साथ पलट कर आई और जमहूरियत की अमीन रही। आज उसी पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में 55वां यौम तासीस मनाया जा रहा है, जिसकी मरकजी तकरीब कराची में हुई।
तकरीब से पार्टी की मरकजी क़यादत ने खिताब किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने धुआंधार खिताब किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जद्दोजहद का जिक्र भी किया और ख़ासकर आज इन दिनों जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रगल कर रही है, हालिया सिलेक्टेड कहकर जिसको इमरान खान को कहते हैं, उसको इक़्तिदार से हटाने के लिए जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक लाई गई और एक जमहूरी प्रोसेस के जरिए पीपल्स पार्टी एक बार फिर कहने में कामयाब हुई कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, उस सब का जिक्र आज बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में किया और इमरान खान को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मौके पर क्या कह रहे थे, जरा आपके सामने रखता है। याह्या खान का आमरियत खत्म किया, जियाउल हक का आमरियत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरियत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आगे लेके चली। जिया उल हक की आमराना जेल बर्दाश्त की, खुद जिला वतन बर्दाश्त की, अपने शोहर को 12 साल सियासी के पाकिस्तान का सबसे लंबा जो सियासी कैदी रहा है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आसिफ जरदारी रहा। इस 30 साल सियासी जद्दोजहद में जो पाकिस्तान का सियासी करबला है, उस सियासी जद्दोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दिन के लिए भी नफरत की सियासत नहीं की, इंतशार की सियासत नहीं की, खुद शहीद हो गए मगर जिंदगी भर कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा भी उठा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से अवामी जद्दोजहद का शुरू होने वाला सफर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अब बिलावल भुट्टो के रूप में जारी है, जो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने और अवाम का जमहूरियत पर एतमाद बहाल करने के लिए कोशां हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत का अरूज यूं तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद शुरू हुआ, लेकिन मोहतरमा अपनी जिंदगी में जब भी किसी मसले में फंसती वो अपने शौहर से जरूर मशवरा करती। वो उनकी काबिलियत और हिम्मत की बहुत ज्यादा मोतरफ थी। आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत की बका के लिए तवील अरसा जेल काटी, उनकी जिंदगी का तवील अरसा जेल में गुजरा। इस दौरान सर्दी हो के गर्मी, मोहतरमा सख्त सर्दी और चिलचिलाती धूप में अपने छोटे को लेकर जेल के दरवाजों पर घंटों खड़ी रहती और अपने शौहर से मुलाकात की मुतमन्नी रहती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आसिफ अली जरदारी की अज़्म हिम्मत की बहुत तारीफ किया करती थी। उनके अपने शौहर के बारे में क्या ख्यालात थे। सन 2004 में जेल से रिहाई के बाद आसिफ अली जरदारी मुल्क से बाहर चले गए और बेनजीर की शहादत के बाद वापस आए और सियासी जिम्मेदारियां निभाई। यहाँ से एक नए आसिफ अली जरदारी का ज़ुहूर हुआ। बेनजीर के कत्ल की वजह से मुल्क भर में भौचाल था। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर आगे बढ़ने का रास्ता हमवार किया तो कई बहरान दम तोड़ना शुरू हो गए और मुल्क की सियासत एक नए दौर में दाखिल हुई। सन 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार संभाला और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान बन गए। इस अरसे में जरदारी साहब ने पार्लियामान को मजबूत किया और हर तरह के स्कैंडल से ओहदा बरा होकर सियासी निज़ाम को मुअत्तल होने से बचाया। आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत का अहम तरीन कारनामा 15 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम का पार्लियामान से मुतफ़िका तौर पर मंजूर होना था, मगर उनके दौरे हुकूमत का असल कारनामा जमहूरी अमल का 5 साल पूरे करना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। उनके अंदर यकीनन ये सलाहियत मौजूद है कि वो मुश्किल से मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी ऐसी राह ज़रूर निकाल लेते हैं जिससे जमहूरियत की बका मुमकिन। वो दिली तौर पर सुलह पसंद और मुज़ाकरात के हामी शख्स हैं। बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की तरबियत में बड़े होने वाले बिलावल भुट्टो अब मुल्क के वज़ीर ख़ारिजा हैं और भुट्टो ख़ानदान के मिशन को जारी रखे हुए हैं। उनकी सोच, फ़िक्र, सलाहियतें भुट्टो ख़ानदान की रिवायात की अमीन भी हैं। इस दुआ और इस ख्वाहिश के साथ कि मुल्क में जमहूर और जमहूरियत यूं ही पनपते रहें, फलते फूलते रहें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।